नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमारा जो एडिशनल पेंशन 65 साल से 5%, 70 साल से 10%, 75 साल से 15% बढ़ना है, वो कहां जाके रुका हुआ है। आरटीआई के जवाब के हवाले से आपको बताऊंगा और साथ ही साथ एडिशनल पेंशन को लेकर के 7वें पे कमीशन में बकायदा रिकमेंडेशन हुआ था कि जो 20% की बढ़ोतरी है वो 80 साल से ना शुरू करके 75 साल से शुरू किया गया, लेकिन एक मिनिस्ट्री ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। कौन सी मिनिस्ट्री ने लगाया? क्या यह वित्त मंत्रालय है? नहीं। आपको मैं दिखाऊंगा 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट और उस पर दिखा के समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारा एडिशनल पेंशन को बढ़ने से रोका गया। और साथ ही साथ दोस्तों आप सबको समझाऊंगा कि एजीआई ने सीधे पेंशनर को 5 लाख रुपए का बॉन्ड भेजा है। कैसे भेजा, क्यों भेजा, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ महीने में 1000 रुपए मिलने वाले एफएमए कैसे मिलता है, कैसे पीपीओ जारी होता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी विषयों की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई वीर नारियां, माताओं, बहनों और फैमिली पेंशनर्स से जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, एजीआई ने सीधे 5 लाख का बॉन्ड भेजा पूर्व सैनिक को। क्या आपके पास आपका एजीआई का बॉन्ड है? क्या आपके पास है आपका एजीआई का बॉन्ड? चलिए मैं आपको लेटर दिखाता हूं। एजीआई की तरफ से सीधे पेंशनर को भेजा गया, उसके बाद समझते हैं कि बॉन्ड क्या है, क्यों आपके पास होना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का यह लेटर है जो सीधे पेंशनर को एड्रेस किया गया और इस लेटर के तहत एजीआई ने पेंशनर को सीधे 5 लाख रुपए का बॉन्ड भेज दिया है। यह 17 मई 2024 का है। यहाँ 23 लिखा है लेकिन ये 2024 का लेटर है। आगे मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, उन्होंने जब 2024 में, मई 2024 में ही उन्होंने जब अपना एप्लीकेशन भेजा था, तो उसके जवाब में ये एजीआई ने उनको उनका बॉन्ड भेज दिया जो कि 5 लाख रुपए का है। आगे मैं आपको बॉन्ड दिखा के समझाता हूं। काफी महत्वपूर्ण इश्यू है दोस्तों ये। अब यहाँ पर देखिए एजीआई का पूरा एड्रेस, पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पर है। आपको एजीआई से जुड़े हुए कोई भी क्वेरी करना है तो इस डिटेल्स में, इस एड्रेस में जाकर के आप कर सकते हैं। अब ये जो पेंशनर का केस था, उनका रैंक हवलदार था और वो रिटायर हुए थे 30 अप्रैल 2021 को और 1 मई 2021 से लेकर के 1 मई 2051 तक का इस इंश्योरेंस का उनको कवरेज मिलेगा, यानी कि रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगा। अगर आप जेसीओ हैं तो आपको या तो रिटायरमेंट के बाद 30 साल या तो आपकी उम्र 75 साल होने तक, और अफसरों के लिए या तो रिटायरमेंट के बाद 26 साल या तो 80 साल की उम्र होने तक इसका कवरेज मिलता है। अब ये जो पेंशनर है उनको सीधे 5 लाख रुपए का जो है ये बॉन्ड है। ये देखिए 5 लाख रुपए का, अगर खुदा ना खास्ता इस पीरियड में, इस पीरियड के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाए, ये पीरियड के दौरान, तो उनके फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। और उनका जो वन टाइम नॉन रिफंडेबल जो पैसा काटा गया था पेंशन आते टाइम, वो काटा गया था 55,251 रुपए। हालांकि आपको बता दूं, अभी जो पैसा काटा जाता है वो रिफंडेबल है। पहले नॉन रिफंडेबल हुआ करता था, बीच में फिर पहले भी रिफंडेबल था, बीच में नॉन रिफंडेबल कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से रिफंडेबल है ये। लेकिन इन पेंशनर का ये नॉन रिफंडेबल पैसा है, यानी कि ये पीरियड जैसे खत्म हो जाएगा उनको ये पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपने इस इंश्योरेंस बॉन्ड को दोस्तों, इस सर्टिफिकेट को आपके बच्चों को, आपके फैमिली को समझा करके उनके हाथ में जरूर देना है। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी चेक करें। अगर आपका रिटायरमेंट के बाद अभी 30 साल पूरा नहीं हुआ है तो आप जरूर आपका एजीआई बॉन्ड को ढूंढें, और अगर नहीं है आपके पास तो एजीआई से या आपका रिकॉर्ड ऑफिस से उस बॉन्ड को हासिल करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। हर महीने एफएमए 1000 कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है पीपीओ जारी होके। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो एफएमए भी नहीं लेते, ईसीएचएस भी नहीं लेते, तो उनको एफएमए लेने का मौका है, या तो फिर ईसीएचएस को भी चुनने का मौका है। तो दोस्तों, लेकिन एक बार अगर आपने बदली कर दिया अपने ऑप्शन को, तो लाइफ में आप एक ही बार कर सकते हैं। यानी कि आप एफएमए ले रहे हैं, आप ईसीएचएस की तरफ एक बार चले गए, दोबारा से आप एफएमए नहीं जा सकते। या तो आप ईसीएचएस ले रहे हैं, एफएमए के लिए अप्लाई कर दिया, दोबारा से आप ईसीएचएस में नहीं जा सकते। यानी कि जीवन में एक ही बार आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो भी पेंशनर्स अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरी हैं, उनको एफएमए लागू है। अब ये जो आप पीपीओ सामने देख पा रहे हैं, एक ऐसे पेंशनर है जो 1984 के रिटायरी हैं। अब इनको एफएमए लागू है, तो इन्होंने
जब एफएमए के लिए अप्लाई किया, जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया, तो इनको एफएमए लागू करके ये पीपीओ जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, मई के महीने में ही ये पीपीओ जारी किया गया है और उनका बकायदा, पहले उनका एफएमए नहीं था, अब एफएमए सैंक्शनड करके भी लिखा गया और महीने का 1,000 रुपए उनको मिलेगा, ये इस पीपीओ में नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, इस तरीके से आप जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तब जाकर के आपका कोरिजेंडम पीपीओ निकलेगा, एफएमए लागू करके उसके बाद ही आपको महीने का 1,000 रुपए एफएमए मिलेगा। लेकिन एफएमए अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरीज को लागू है, उसमें भी उनको लागू है जिनके जिला में फौजी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 20% एडिशनल पेंशन 80 में नहीं 75 साल में, 7वां सीपीसी। जी हां दोस्तों, 7वें पे कमीशन में यह बात चली थी, बकायदा रिकमेंडेशन में यह बात चली थी, पेंशन मंत्रालय ने कह दिया था, हरी झंडी दे दी थी कि 80 साल के बजाय 75 साल किया जाए। लेकिन किसने वहां अड़ंगा लगाया, आगे मैं दिखाऊंगा, रिपोर्ट दिखा के समझाऊंगा। और साथ ही 65 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में 5%, 10% और 15% की मांग कहां पर है, आगे मैं आरटीआई का जवाब दिखा के समझाऊंगा। चलिए मैं आपको 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन का पहले रिपोर्ट दिखाता हूं, उसको देखते हैं। दोस्तों 7वें पे कमीशन का ये रिकमेंडेशन रिपोर्ट है, जहां पर मैं आपको एडिशनल पेंशन को लेकर के 7वें पे कमीशन में क्या रिकमेंडेशन हुआ था वो दिखाता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों, पेज नंबर 388 में आपको मिलेगा, मैं सीधे लेके चलता हूं आपको पेज नंबर 388 तक। पेज नंबर 388। अब इस पेज में आप जैसे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो जो पैराग्राफ नंबर 10.1.29 में ये बताया गया छठे पे कमीशन में किस हिसाब से एडिशनल पेंशन को फिक्स किया गया था। उसके बाद 7वें पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, यहां पर आप देख पा रहे हैं 10.1.30 नंबर जो पॉइंट है, यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए कि 7वें पे कमीशन में क्या हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर स्टेटेड दैट द एडिशनल पेंशन फॉर ओल्ड पेंशनर्स ऑफ एज ऑफ 80 years and above has been allowed as per the recommendation of 6 CPC. However, it is felt that the same should be allowed from 75 years onwards. यानी कि पेंशन मंत्रालय ने इस बात को रिकमेंड कर दिया था, मान लिया था कि 75 साल से ही एडिशनल पेंशन 20% दिया जाए। लेकिन आगे आप देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज नॉट सपोर्टेड द प्रपोजल, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने इस प्रपोजल को खारिज कर दिया। पेंशन मंत्रालय ने प्रपोजल दिया था 75 साल से किया जाए, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उसको खारिज कर दिया, जिस वजह से आगे पे कमीशन ने यह बोला कि द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट द एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ द एडिशनल पेंशन एंड एडिशनल फैमिली पेंशन आर एप्रोप्रिएट। यानी कि क्योंकि अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको खारिज कर दिया, इस वजह से हम जो रेट है यानी कि 80 साल में 20% वाला, उसी को सही मानते हुए आगे बहाल रखते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने मना कर दिया था, जिस वजह से हमारा एडिशनल पेंशन 75 के बजाय अभी भी 80 साल पर ही मिलता है। आगे मैं आपको अभी 65, 70 और 75 साल वाला केस कहां पर है, जो आरटीआई के हवाले से जवाब मिला था, उसको दिखाता हूं, वो देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय द्वारा दिया गया आरटीआई का ये जवाब है, जो कि 65 साल उम्र पर जो है हमारा एडिशनल पेंशन शुरू करने को लेकर के सवाल पूछा गया था, उसी सवाल का भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने जवाब दिया है। आप यहां पर जैसे देख पा रहे हैं, अब देखिए यहां क्लियर लिखा हुआ है, in so far as this CPIO is concerned, it is informed that the recommendation of the Parliamentary Standing Committee for grant of additional pension to the pensioners at the age of 65 and above was referred to the Ministry of Finance on 21 मार्च 2022। यानी कि 65 साल से ऊपर होते ही एडिशनल पेंशन शुरू करने वाले प्रपोजल को फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। However, it is also informed that the recommendation made in the report of DRPSC are under consideration of Department of Pension and Personal Welfare। दोस्तों जो है अंडर कंसिडरेशन में पेंशन मंत्रालय में है, लेकिन बाद में इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा भी गया था, वित्त मंत्रालय को भेजा भी गया था, और वित्त मंत्रालय ने पैसे ना होने का, खर्चा ज्यादा आने का बहाना बना करके इस प्रपोजल को खारिज कर दिया था। जी हां दोस्तों, और एज ऑफ नाउ अगर हम बोलें तो ये प्रपोजल 65 साल से जो एडिशनल पेंशन मिलना है हमें, वो प्रपोजल अभी भी पेंडिंग है। चलिए दोस्तों अगली जानकारी, रिकॉर्ड का लेटर 2002 से अभी तक आपने पेंशनर को उनका हक नहीं दिया, जबकि पीपीओ भी जारी हो चुका था, अब मिलेगा पूरा पैसा। आप ये मान सकते हैं 2002 में पीपीओ जारी हो गया डिसेबिलिटी एलिमेंट को लेकर के, और 2002 से अभी तक उन पेंशनर को डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया गया। आप सोचिए
कितने लाखों रुपए का वो एरियर बन जाएगा। डिसेबिलिटी एलिमेंट, जो डिसेबल्ड सोल्जर होते हैं उनको मिलता है, और पीपीओ भी जारी हो गया था, लेकिन सीपीपीसी ने उनको भुगतान नहीं किया। आप सोचिए सीपीपीसी में कितने ज्यादा गड़बड़ियां होती थी। तो अब पीसीडीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनको बोला है कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजिए ताकि हम भुगतान कर सकें। चलिए लेटर देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं पीसीडीए ने लिखा है 30 मई 2024 का, और सीपीपीसी को लिखा है। बहुत ही चौंकाने वाला मैटर है दोस्तों ये। और इस मैटर में आप मानेंगे नहीं कि देखिए 2002 में पीपीओ जारी हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके पेंशनर को डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान हुआ ही नहीं। पीपीओ जारी कर दिया पीसीडीए ने, लेकिन बैंक ने, सीपीपीसी ने उसका भुगतान ही नहीं किया। तो अभी पीसीडीए ने कुछ सवाल पूछे हैं सीपीपीसी से। आप देख पा रहे हैं 3 सवाल यहां पर पूछे गए हैं। सबसे पहले तो सीपीपीसी से पूछा गया है कि रीजन बताइए, नॉन पेमेंट का रीजन बताइए कि डिसेबिलिटी एलिमेंट आपने पीपीओ जारी होने के बावजूद भी क्यों भुगतान नहीं किया। दूसरा, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजिए, इंक साइन कॉपी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजिए। और तीसरा, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके हमें भेजिए। और पेंशनर को यह बताया गया है कि जैसे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट हमारे पास आता है बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से, हम बिल्कुल देरी किए बगैर ही वी विल इंश्योर, दिस ऑफिस विल इंश्योर इमीडिएट एक्शन, यानी कि देरी ना करते हुए हम आपका भुगतान कर देंगे। तो देखिए कितना बड़ा मामला है। 2002 से अभी तक पीपीओ जारी होने के बावजूद भी डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान किया ही नहीं बैंक ने। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पीसीडीए ने लेटर लिख के बाकायदा सीपीपीसी को यानी बैंक को बोला है कि आपने भुगतान नहीं किया, उसका रीजन बताइए और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।